साथियों, आज मेरे साथ हैं श्री निर्मल नेवलिया जी। आप उधम सिंह नगर से आए हैं और हमारे उत्तरकाशी जनपद में, तो आपका स्वागत है सर। आप उत्तरकाशी जनपद में आए हैं और आज चिन्याली चौड़ में आप मेरे साथ हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। धन्यवाद सर। कि आप हमारे बीच में हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा कि आपको हमारे जनपद में आने में कोई समस्या तो नहीं हुई, कोई कष्ट तो नहीं हुआ? और जहाँ आप गए थे, आप गंगोत्री भ्रमण पे थे, तो इस दौरान आप क्या कुछ यहाँ आपने देखा है, या स्कूल में भी आप गए हैं एक दो जगह, तो कैसा आपको लग रहा है हमारे जनपद में आना और यहाँ के जो जो भी अनुभव आपके हैं? तो सबसे पहले उन्हीं से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। हाँ, तो सुंदर भाई यहाँ कई बार आने की सोची, लेकिन उसके लिए इतना समय नहीं मिल पाता था। तो आज जो है क्योंकि मेन अकेले जो है ना अलग बात होती है, और बच्चों के साथ निकलना, फैमिली के साथ निकलना, उसमें थोड़ी ज़्यादा तैयारी होती है। और फिर मैं किस उद्देश्य से निकल रहा हूँ, बच्चे किस उद्देश्य से निकल रहे हैं, ये तालमेल भी बनाना जरूरी होता है। जी जी बिल्कुल। तो अभी जो हम जो देशाटन की बात करें और यात्रा की बात करें, तो यात्रा और देशाटन में बहुत अंतर है। जी जी। और दूसरा, देशाटन भी कई तरह का है जो टूरिज्म है। जी। तो इधर तो जो हाईलाइट हुआ है मीडिया के द्वारा या सरकार ने जिसको फोकस किया है, वो धार्मिक टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म है। जी। लेकिन वो मुझे तो ये लगता है कि ये तो रिलीजियस टूरिज्म तो बहुत छोटा हिस्सा उसका है। मेन तो उसमें जो हमारा जो पूरी जो ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी, हाँ बिल्कुल अलग है। जनरली जो बाहर से आदमी लोग आते हैं, जैसे मैंने महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा लोग देखे। जी जी। उत्तरकाशी से गंगोत्री तक। और तो वो एक तो उनके मन में है, क्योंकि एक पौराणिक महत्व की जगह है, तो उस हिसाब से भी आते हैं। जो ज़्यादातर एज्ड लोग आए हुए थे, कई लोगों को जो है चेयर में भी ले जाना है। लेकिन ज़्यादा जो नई पीढ़ी आ रही है, तो उसका उद्देश्य ये भी रहता है कि हम एक ऐसी नई जगह देखें, क्योंकि जब वो टेलीविज़न के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से यहाँ की पिक्चरें देखते हैं, यहाँ की वीडियोस देखते हैं, और नदी, पहाड़ और वन दिखते हैं, बर्फ़ दिखती है। सबसे ज़्यादा लुभाती है लोगों को यहाँ ग्लेशियर्स और हिमालय, जिसको वास्तव में जो हिमालय हिम का आलय समझते हैं कि वो इसमें हिम ही हिम होगा। ऐसा नहीं है, तो बहुत सारी वेजिटेशन उनको दिखती है। तो ये एक तरीका होता है। तो ज़्यादातर आने जाने का, अच्छा कई लोग इस तरह से भी आ रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि मैदानों में गर्मी पड़ जाती है, या तराई भावर में गर्म हो जाता है, इसलिए भी निकलना है। हालांकि उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ जाता। एक आध दिन कोई कहीं जा भी आएगा तो उससे ज़्यादा, क्योंकि एक्लिमेटाइजेशन के लिए, एडेप्टेशन के लिए हमें को थोड़ा सा टाइम गुजारना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा टाइम गुजारने की परिस्थितियाँ नहीं बनी है अभी। उस तरह का टूरिज्म अभी डेवलप नहीं हुआ हमारे यहाँ, जहाँ पर एक इस तरह से लोग जाएँ, वहाँ पर कुछ पढ़ने लिखने का भी मिल जाए, कुछ करने का भी मिल जाए। अच्छा, यदि हम इस रूट में लोगों से कुछ बातें इस तरह की करें, तो उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं लगता है। हाँ, यदि पौराणिक महत्व की बातें की जाएं, तो वो इंटरेस्ट रखता है। तो उत्तरकाशी से, क्योंकि मैं चिन्याली पहले नहीं रुका, तो सीधे उत्तरकाशी गया। तो वहाँ पर शंभू नौटियाल जी से मुलाकात हुई, तो उनने मुझे नहीं बताया था, लेकिन उनका अपना प्लान था, थोड़ा सा जिक्र किया था। तो उन्हें प्लान किया था कि हरसिल में, तो हरसिल में वहाँ जीआईसी है, और वो जीआईसी जो है बहुत अच्छी जगह पर है। तो वहाँ के जो टीचर्स थे, वहाँ की जो इंचार्ज प्रिंसिपल है, अभी एक लेडी टीचर है, तो उन्होंने अपने एक ऑडिटोरियम उनके वहाँ बना हुआ है, तो वहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया था गंगा को लेके, जो शंभू भाई जिस कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं। अच्छा, उसमें एक चीज़ और थी, बच्चे थे, बच्चों के साथ ग्राम प्रधान थे, अच्छा, बीटीसी मेंबर, और एक वीडियो भी थे। अच्छा। तो क्योंकि वो प्रोग्राम उनका पहले से चल रहा था गांव में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, क्योंकि इस बार की थीम प्लास्टिक थी। अच्छा। और विश्व पर्यावरण दिवस का अवसर था, तो उसको हमने फोकस किया था।
तो मुझे तो ये लगा कि लोगों में बहुत अवेयरनेस है। अच्छा। अब हर्सिल जैसी जगह में, और हर्सिल हमारे उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा का अंतिम स्कूल है, अंतिम इंटर स्कूल, कॉलेज। बिल्कुल। यदि हम इंटर कॉलेज देखें तो राजकीय इंटर कॉलेज लास्ट है वो, लास्ट उसके है। बाद कोई स्कूल नहीं है। ना। तो यदि वहाँ पर, और देखो गंगा की उद्गम स्थल है, या उसकी जो धारा पहले प्रवेश कर रही है, वहाँ से निकल रही है, तो उस एरिया में मुझे प्लास्टिक को लेके उन लोगों में, गांव वालों में, लोगों में जो अवेयरनेस दिखी, उनको सिखाने जैसा कुछ नहीं था। जैसे कई बार होता है ना कि बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको बताएं प्लास्टिक के बारे में, ऐसा कुछ नहीं। उसके सारे गुण दोषों से वो परिचित है। बस उनके वहाँ ये प्रॉब्लम इसलिए भी वो प्लास्टिक को हटाना चाह रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं इधर जो इकोनॉमी हमारी है वो कहीं न कहीं चारधाम यात्रा को लेके भी है। तो एक डर यह भी है कि यदि यहाँ गंदगी होगी और यदि यही गंगा स्वच्छ नहीं हुई तो फिर वो फिर लोग आएंगे नहीं। हाँ, तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ जो टीचर्स था, जो हमारा टीचिंग मास था, टीचर मास, उन लोगों में काम करने के लिए बहुत उत्साह है, और छात्राओं की संख्या बहुत कम है। तो जो संख्या, जैसे हर्सिल में अभी 50 से कम बच्चे हैं। अच्छा। लेकिन स्टाफ पूरा है वहाँ। तो बच्चे ज़्यादा हैं, स्टाफ कम है, तो इसकी वजह से स्टाफ को कहीं एंगेज भी किया गया है। अच्छा, कम छात्र संख्या एक चुनौती नहीं होनी चाहिए। जब यदि आज कम छात्र संख्या भी है तो उनके बीच में अच्छा काम किया जा सकता है, उन बच्चों को पूरी तरह से टाइम दिया जा सकता है, उनकी रिमीडियल की जा सकती है। और कम छात्र संख्या होने का कारण वहाँ का जो जनसांख्यिक जो स्वरूप बदला है ना, तो वो भी एक कारण है कि लोग माइग्रेट हुए हैं। तो माइग्रेट हुए हैं तो अपने आप उनकी संख्या कम होगी। एक स्कूल में मैं और रुका था, झाला। अच्छा। तो झाला में 2-3 तरह की बातें हुई कि वहाँ भी बच्चे कम थे, कि वहाँ पर विज्ञान की गतिविधियों को लेके बात हुई, और कुछ प्लांटेशन भी वहाँ पर कराई गई थी। लेकिन जो टीचर्स में वहाँ भी मुझे मोटिवेशन नहीं दिखा ज़्यादा, क्योंकि कुछ दिक्कतें हैं। उनका ये कहना है कि हम यहाँ पर पूरा टाइम देते हैं और हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे रुचि नहीं रखते। बच्चे रुचि, टीचर इंटरेस्टेड है चीज़ों को करने के लिए, लेकिन बच्चे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उनके बीच में करा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं। एक तो गर्ल्स ज़्यादा है। अच्छा। झाला में 2-3 ही बच्चे लड़के दिखे मुझे, लड़कियाँ ज़्यादा थी। वो भी हाई स्कूल के बच्चों से हम परिचित हुए, जूनियर के बच्चे या और क्लासेस के नहीं थे। तो ये उनके बीच में एक। और दूसरी, लड़कियों को घरों से निकालना, कहीं जाना या किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना, उत्तरकाशी तक ही लाना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल। तो ये समस्या भी थी। दूसरी चीज़, जो दूर दराज के स्कूल है, क्योंकि कई स्कूलों में जाने का अवसर नहीं था, इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्कूल बंद थे सीजन में, गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं। तो उनका जो ज़्यादातर अप डाउन है, जैसे उत्तरकाशी से अप डाउन करते हैं या कुछ अपनी दूसरी जगह से जाते हैं, तो मुझे ये लगता है कि उन लोगों को बॉन्डिंग करनी चाहिए उन टाउन्स में, उन जगहों पे जहाँ पर उनका मास रहता है ज़्यादातर। उनको जैसे टीएलसी भी एक अच्छा मौका उपलब्ध करा रही है, तो वहाँ पर वो इंटरेक्ट करें, वहाँ पर चीज़ों को बढ़ाएं, वहाँ पर अपने अपने स्कूल की जो काम है उनके, या उनकी जो समस्याएं हैं उससे संबंधित वो वहाँ पर टॉक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो सुबह शाम रोज़ मिल रहे हैं। तो ऐसे वॉलंटरी ग्रुप्स बनाने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों में क्या है कि हमारे स्कूल्स में एक स्कूल दूसरे स्कूल से मतलब नहीं रखता है। मेन दिक्कत वही है। हम उसको कहते हैं इंटर इंस्टीट्यूशनल एक्सचेंज प्रोग्राम करना चाहिए। हाँ, तो जैसे अभी तो इस तरह का माहौल बन रहा है 2020 जो NEP है 2020, तो उसमें क्लस्टर वाली बात है, उसमें भी एक्सरसाइज हो रही है। लेकिन क्लस्टर, एक भौतिक रूप से क्लस्टर बनाना अलग है, और एक उसका एक ऑर्गेनिक स्वरूप आपस में किस तरह से काम वो करें, क्योंकि उसमें 2-3-4 स्कूल आपस में मिलके काम करेंगे। अच्छा। तो अभी तक क्या है कि जैसे एक जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल एक साथ जहाँ पर हैं, उन्हीं के बीच में तालमेल नहीं है। हाँ, तो जब कल के दिन एक इंटर कॉलेज उससे जुड़ेगा, कोई हाई स्कूल जुड़ेगा, कोई प्राइमरी जुड़ेगा, तो उतने अलग अलग जो सेगमेंट हैं, जो अलग अलग हमारे टीचर का मास है, वो कैसे इंटरेक्ट होगा, कौन किसकी बात सुनेगा। सब जगह संसाधन अलग अलग बटे हुए हैं,
एमडीएम अलग अलग चल रहा है, जी। हर किसी का अटेंडेंस अलग अलग हो रही है, तो इसका मतलब इंटरेक्शन किस चीज़ का है फिर बिल्कुल। ना। तो उसमें जो मानव संसाधन होगा उस क्षेत्र का, तो उसको उसके बीच में आपस में तालमेल बनाना। अब एक कागजी यदि निदेशक का पत्र आ जाता है, सचिव का पत्र आ जाता है, ऐसा करना है, वो अलग चीज़ है, लेकिन उनको आपस में किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है, वो व्यक्तिगत रूप से उनको समझना पड़ेगा। ग्रास रूट पे होगा। हाँ, और लोकल प्रोडक्ट जैसे गंगोत्री में मैंने देखा कि वहाँ पर प्रसाद है जैसे, तो प्रसाद जो मिल रहा है वही लैया और चना और ये चीज़ें मिल रही है, तो ये कहीं से बाहर से लाया जा रहा है। यहाँ भी प्रयास शायद किया गया था कि स्थानीय जो है प्रसाद लोगों को बटा मतलब दिया जाए, लेकिन उपलब्धता नहीं है। तो हम यहाँ की जो इकोनॉमी है, यदि उस इकोनॉमी को सही तरह से अध्ययन किया जाए, उसकी जो डिमांड है, उसकी जो प्रोसेसिंग है, उसका स्टोरेज है, उसकी सप्लाई है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। ये बहुत अच्छा एजुकेशनल मॉडल बन सकता है, और कई लोगों को उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप, हम उन बच्चों को जो बाहर नहीं जाना चाहते, जो गांव में ही इंटरमीडिएट करने के बाद वहीं अपना कुछ न कुछ रोजगार चाहते हैं, दूसरी चीज़ चाहते हैं। हर्सिल और उसका एरिया, उसके आसपास बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर सेव की बहुत ज़बरदस्त संभावना है, बहुत अच्छा सेव है भी वहाँ। बिल्कुल, वहाँ तो और उस सेव का जो खुशबू है ना, वो मैं शिमला के, ये हिमाचल के सेव में नहीं नहीं, देखी, और सॉफ्टनेस भी है। वो करीब 1 साल से वो स्टोर भी है, अभी थोड़ा बहुत बिक रहा था, अभी 200 रुपये किलो बिक रहा था हर्सिल पे। तो कई लोग इसको कर रहे हैं जिनकी अपनी ज़मीनें हैं वहाँ पर, तो इसका मार्केट को लेके, इसको यहीं पर स्टोर करने का या लोकल एरिया में इसको अवेलेबल कराने का या बाहर भिजवाने का अभी तो बहुत थोड़ा बहुत जाता है जितना भी है। जैसे राजमा को लेके, आलू को लेके है, तो और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, उनको प्रोसेस करके उनकी नर्सरी डेवलप करके एक एक छोटी छोटी प्लांटेशन हम कटिंग लाते हैं, जैसे आप किसी भी ऑर्नामेंटल प्लांट के लिए 300-400 रुपये में मिलती है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उनका यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के रूप में डेवलप करके वो हॉर्टिकल्चर के वो वाले एरियाज हम अपने स्कूल एजुकेशन में लाएँ, बच्चे सीधे सीधे उस पर काम करेंगे, सीखेंगे, अपने गाँव में अपनी एरिया में इस तरह की नर्सरीज बेड तैयार करेंगे। और इतना टूरिस्ट आ रहा है, एक एक छोटा छोटा सैपलिंग वो ले जा सकता है। तो तुलसी की 5-10 वैरायटी तो उधर ही मैंने श्याम वन में देखी। तो ये इन चीज़ों क्राफ्ट है, हमारा क्राफ्ट है। बहुत सारे जैसे हमारे यहाँ जो भोटिया कम्युनिटी है, वो ऊन पे बहुत सारा काम कर रही थी, वो उन्हीं तक सीमित रह गए, उन्होंने भी छोड़ दिया है, और उनकी जो आगे पीढ़ी है वो कर ही नहीं रही है। करेंगे उसको। तो एक एक टोपी भी लोग, कोई व्यक्ति यहाँ पर ऊन की खरीद के ले जाता है उनसे, तो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी डेवलप हो सकती थी। लेकिन क्या है कि उसकी वो मार्केट में कहीं दिख ही नहीं रहा है, ढूंढना पड़ रहा है कि कहाँ पर है, कहाँ पर ऐसा है करके। तो इन क्षेत्रों में काम करने की ज़रूरत है, और इसको एडुकेशन से डायरेक्ट कनेक्ट करने की ज़रूरत है ना। तो कुछ चीज़ें इस तरह की मुझे देखने को मिली। और आज मैं कीर्ति इंटर कॉलेज भी गया था, परमार जी के सौजन्य से कि वो वहाँ पर हैं। तो हालांकि स्कूल बंद था, लेकिन स्कूल में अच्छी बिल्डिंग है, अच्छा स्पेस है, हेडक्वार्टर का स्कूल है। यहाँ तक कि मैंने बहुत स्कूल में नहीं देखा, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ देखी कि वहाँ पर साइंस फैकल्टी का अलग बिल्डिंग है, विज्ञान संकाय, कला संकाय, वाणिज्य संकाय, 3 संकाय मुझे देखी वहाँ पर। और उसमें हर सब्जेक्ट की लैब भी है। करीब 400-450 बच्चे हैं, लेकिन जितना बड़ा वो स्कूल है उसके हिसाब से बच्चे बहुत कम हैं। वहाँ 1000 बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। पढ़ते थे वहाँ तो 1000 से कहीं ज़्यादा रहे थे पहले। सेंटर फुल स्टाफ है, पूरी गतिविधियाँ लाई जा सकती हैं, संचालित की जा सकती हैं। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जैसे कि हम क्यों न गाँव से उन बच्चों को वहाँ पर, एक जब तक सरकार व्यवस्था नहीं कर सकती है, एक देखो पेइंग गेस्ट में देहरादून में हजारों बच्चे रह रहे हैं, क्या वैसा पेइंग गेस्ट हमारे माध्यमिक शिक्षा के बच्चों के लिए नहीं डेवलप हो सकता है? आराम से हो सकता है। तो जैसे हर्सिल जैसा स्कूल यदि माना कल के दिन बंद हो जाता है, तो वो 40-50 बच्चे भी कहाँ जाएंगे? उनके लिए भी एक चुनौती है, उन पेरेंट्स के लिए। तो ऐसी जहाँ पर दिक्कतें हैं, तो इन स्कूलों को जो ब्लॉक हेडक्वार्टर में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, जहाँ पर अच्छी सुविधाएं बन रही हैं, स्थितियाँ हैं, अच्छी ज़मीन है स्कूल के पास, तो वो सब चीज़ें की जा सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन है कि इसमें हमारे विभाग को भी काम करना पड़ेगा, सरकार को अपने प्रयास करने पड़ेंगे। और जो लोकल जो समाज है, मैं अभी एक चीज़ और देख रहा हूँ, जो हमारा स्थानीय समाज है,
जो जिसको हम एक स्थानीय अभिभावक कहते हैं। अभिभावक का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि जो आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उस पेरीफेरी में, उस सेवित क्षेत्र में जितने भी लोग हैं वो सब आपके अभिभावक हैं। बिल्कुल। उस उन बच्चों के अभिभावक बन जाते हैं वो कम्युनिटी। उस कम्युनिटी का स्कूल के फंक्शनिंग में कोई रोल नहीं दिख रहा है। जी। अभी इधर पहाड़ में थोड़ा बहुत है, एकदम गांव में है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा शहर बन जाता है तो अभिभावक का रोल बिल्कुल हट जाता है। वो अभिभावक उस जो बन सकता था स्कूल का, वो उस स्कूल की गतिविधि से कोई मतलब नहीं रखता। उसकी गेट के बाहर दुकान जरूर लगा सकता है, वो पैसा कमा सकता है, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहा है तो उसको डांटते भी नहीं है जी। भोपाल में एकलव्य है, तो एकलव्य से बहुत कुछ निकल के आया है। तो एकलव्य यहाँ तक भी पहुँचा है, मीन्स दूसरे राज्यों में भी पहुँचा है, वहाँ पर भी उसने बहुत सारी चीज़ें करी हैं। तो क्यों ना हम जैसे उत्तराखंड का जैसे एक ऐसा दृष्टिपत्र उनके सामने रखा जाए, क्योंकि उनका जो लिटरेचर है पूरे देश में जाता है। या बहुत सारी मैगजीनें हैं, शैक्षिक दखल के माध्यम से ही बहुत कुछ चीज़ें यहाँ से, हालांकि उसमें सब पूरे देश से चीज़ें आती हैं, लेकिन ज़्यादातर उत्तराखंड से गया है, तो वो एक सुखद पक्ष है उसका कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं।